ठीक है ना। तो कोई भी क्वांटिटी मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। जैसे अगर मास हमको मेजर करना है तो उसके लिए हम देखते हैं कि शॉपकीपर के पास इस टाइप का एक जो 1 किलोग्राम का जो वेट रहता है उसको हम 1 किलोग्राम बोलते हैं, बराबर। तो ये इसको 1 किलोग्राम बोलने का ये हमने फिक्स करके रखा है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड विच इज चूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास। तो इस तरह से हम हर एक मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड चूज करते हैं। जैसे देखो टाइम के लिए क्या करते हैं, टाइम के लिए भी 1 सेकेंड जो है, 1 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है इसको हम स्टैंडर्ड चूज करते हैं और उसके कंपैरिजन में फिर टाइम मेजर करते हैं। या इवन डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स डिस्टेंस जो है इसको हम 1 मीटर बोल देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी 1 मीटर। तो ये हो गया स्टैंडर्ड और उसको हमको 1 बोलना है। तो उस वो अगर एक बार अगर 1 किसको बोलना है वो अगर एक बार फिक्स हो जाता है तो उसके बाद फिर हम मल्टीपल्स उसके देख सकते हैं आराम से। उसका डबल अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे 2 मीटर, उसका ट्रिपल रहेगा तो उसको बोलेंगे 3 मीटर एंड सो ऑन लाइक दैट। सो अकॉर्डिंगली वी हैव दैट the different quantities, physical quantities can be measured by using a standard which is unique for that quantity. तो ये जो स्टैंडर्ड हम चूज करते हैं इस स्टैंडर्ड को ही क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। या तो ठीक से व्हाट इज द यूनिट, इट इज द स्टैंडर्ड व्हिच इज चोजन फॉर द मेजरमेंट। ठीक है ना। तो मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड हम चूज करते हैं उसको ही एक्चुअली यूनिट कहा जाता है। तो ये याद रखो ठीक से। तो अभी वापस आगे जाते हैं तो बहुत सारे क्वांटिटीज हमको मिलते हैं जैसे फोर्स या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पावर, प्रेशर, वर्क डन, एनर्जी। ये सभी को मेजर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उनके लिए स्टैंडर्ड जो चूज करते हैं वो हमको जरूरी होता है। वो स्टैंडर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट। एंड वंस यू फिक्स दिस यूनिट वी कैन से व्हाट इज मेजरमेंट देन। तो अभी मेजरमेंट का मतलब क्या है, the process in which we compare process in which we compare the given physical quantity with the standard chosen। तो इस स्टैंडर्ड चोजन के साथ हम अगर कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं मेजरमेंट। रिमेंबर, तो मेजरमेंट मतलब सिंपली कंपेयरिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड चोजन फॉर इट। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मान लो कि हमारे पास ये सपोज 1 मीटर का रॉड है, जैसे फुट स्केल होता है ना हमारे पास, फुट स्केल। तो वो फुट स्केल जो है वो अगर हम सपोज यूज करते हैं और किसी क्लासरूम का जो डायमेंशन है वो अगर हम मेजर करते हैं उसको यूज करके, तो हमको पता चलता है कि ये 1 फुट, ये 2 फुट, ये 3 फुट, ये 4 फुट, ऐसे करके अगर सपोज पता चलता है कि ये 5 फुट स्केल यहाँ पे बैठ गए, तो इससे पता चलता है कि ये जो है वो पूरा डिस्टेंस कितना है, उसको हम बोलते हैं 5। तो उसको हमने मेजर कर लिया। तो मेजर करने के लिए क्या किया हमने, सिंपली हमने कंपेयर किया, ये जो क्वांटिटी है इसको हमने कंपेयर किया, हाउ मेनी टाइम्स दिस इज लार्ज देन द 1 फुट। तो इस 1 फुट के कंपैरिजन में ये कितना ज्यादा है, कितना मल्टीपल में ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं उसको मेजरमेंट। ये हो गया मेजरमेंट। सेम वैसे ही समझो कि यहाँ पे हमारे पास एक 1 किलोग्राम का वेट है, तो हम क्या करते हैं, सपोज एक तराजू है, जैसे बैलेंस होता है नहीं, तो इस बैलेंस के अंदर सपोज हम एक तरफ सपोज एक कोई कुछ भी अगर हम डाल देते हैं, जैसे सपोज हमने कुछ भी आटा वगैरह डाल दिया और दूसरी तरफ हमने 1 किलोग्राम के 2 वेट्स डाल दिए, देखो 2 वेट्स। तो ऐसे 2 वेट्स अगर हमने डाल दिए तो इसका मतलब, और अगर एक बैलेंस हो गया तो इसको हम बोलेंगे कि दिस वेट इज बैलेंस्ड बाय दिस 2 किलोग्राम। व्हाट डज इट मीन, दैट ये जो पूरा सब्सटेंस है वो कितना है, उसका मास कितना है, 2 किलोग्राम, बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू दिस 2 वेट्स। तो इस टाइप के 1-1 किलोग्राम के 2 वेट्स के बराबर वो है, इसलिए हमने उसको 2 किलोग्राम बोल दिया। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, कंपेयर किया, ठीक है नहीं। तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो whenever we compare the given physical quantity with the standard chosen for it, then that process of comparison is itself called as the measurement, remember। Just wait a minute।
अच्छा, अभी यहाँ तक हमने इसमें क्या पढ़ा, चलो समझा ठीक से, क्या क्या देखा हमने? एक तो सबसे पहली बात व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, करेक्ट है। दूसरी बात हमने देखा व्हाट इज यूनिट, और तीसरा हमने देखा व्हाट इज मेजरमेंट। तो सबसे पहली बात हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन हैव अ यूनिट, विच कैन हैव डेफिनेट वैल्यू एंड डेफिनेशन, that is called as the physical quantity. And what is a unit? The standard which is chosen from the measurement of a given physical quantity is called as the unit of that quantity. फिर तीसरा हमने देखा measurement, which is the process in which, or process of comparing the given physical quantity with the standard chosen for it is called as the measurement. अच्छा, यहाँ पे इधर तक जो हमने देखा, उसमें अगर कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो आराम से। नहीं सर, नो डाउट। चलिए ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट जो इस चैप्टर के अंदर पार्ट आता है वो है ओके। तो अभी देखो, जैसे यहाँ पे वो होता है कि देर आर डिफरेंट यूनिट्स। तो यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग क्वांटिटीज के यूनिट्स अलग अलग होते हैं। जैसे लेंथ का यूनिट हम जानते हैं, इट इज मीटर। तो अभी उसमें सिर्फ मीटर ही नहीं बल्कि सेंटीमीटर में भी हम कभी कभी मेजर करते हैं, या कभी इंच में भी मेजर करते हैं, या कभी फुट में मेजर करते हैं डिस्टेंस को, कभी किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, डिपेंड्स, छोटा डिस्टेंस बड़ा डिस्टेंस। कभी कभी तो बहुत छोटे डिस्टेंसेस अगर रहेंगे तो उसको मिलीमीटर में भी मेजर करते हैं। तो ऑल दिस आर द यूनिट्स ऑफ अ सिंगल क्वांटिटी, दैट इज लेंथ। इवन अगर सपोज मास है तो मास के भी अलग अलग यूनिट्स हमारे पास होते हैं, जैसे किलोग्राम है या ग्राम है या क्विंटल भी होता है, टन भी होता है, तुमको पता होगा, या इवन मिलीग्राम भी हुआ करता है। तो होता है ऐसा ना कि एक एक क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट्स होते हैं। तो इनके चलते इससे भी आगे जाके हमको ये जो क्वांटिटीज है, तो इन क्वांटिटीज के ऊपर जो डिपेंड करते हैं उनके भी अलग अलग यूनिट्स बनते हैं। अभी देखो, जैसे अभी फिजिक्स के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ क्वांटिटीज है जो किसी भी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, लेकिन ऐसे कुछ क्वांटिटीज है जो दूसरे क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे भी देखो यहाँ पे, अगर सपोज वेलोसिटी की बात करते हैं, हाउ द वेलोसिटी इज डिफाइंड, तो पता चलता है इट्स डिफाइंड एज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है। तो ये उसका डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला ये है। तो इसलिए इस फॉर्मूला से हमको पता चलता है कि वेलोसिटी एक्चुअली डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, वन इज द डिस्टेंस एंड द सेकेंड इज टाइम, करेक्ट है। तो इन दो चीजों के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो इसमें से ये डिस्टेंस और टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो दूसरे किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते हैं। या टाइम, टाइम तो टाइम है, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इट्स गोइंग टू बी अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ओके। बट अभी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दिस टू, एंड दैट्स व्हाई दिस वेलोसिटी कैनॉट बी सेड टू बी अ फंडामेंटल वन, बट इट्स गोइंग टू बी अ डिराइव्ड वन। तो इसको बोलने का डिराइव्ड क्वांटिटी, ओके, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ऐसे बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज है, देखो ठीक से। अभी जैसे कि आगे चलते हो तो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अभी सोचो, ओके। तो बेसिकली एक्सेलरेशन जो है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी, जस्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द टू डिफरेंट क्वांटिटीज, आउट ऑफ विच वन ऑफ दिस टाइम इज गोइंग टू बी अ फंडामेंटल वन, एंड दिस इज अगेन अ डिराइव्ड वन। तो जो डिराइव्ड के ऊपर डिपेंड करेगा वो खुद भी डिराइव्ड ही हो गया। तो ये होता है हमेशा, याद रखो ठीक से। इवन आगे चल के हम जाते हैं फोर्स, फोर्स को डिफाइन करने के लिए किसका सहारा हम लेते हैं, देखो मास और एक्सेलरेशन। ये तो पता है तुमको, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू
मास इनटू एक्सेलरेशन, होता है ना ऐसा। तो अभी इसमें मास जो है, मास इज गोइंग टू बी अ फंडामेंटल क्वांटिटी अगेन, बिकॉज मास डजंट डिपेंड ऑन एनी अदर थिंग, मास इज द मास ओनली, इट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली। तो मास को हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए हमको वेलोसिटी और टाइम का रेशियो लेना पड़ता है। तो इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक तरह से डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। समझा बात ठीक से? इवन बहुत सारे एग्जांपल्स है, देखो ठीक से। अगर एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो क्या कहेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? यू नो दैट इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, करेक्ट है? तो अगर ये हम यूज करेंगे तो यहाँ पे लेंथ itself is a fundamental quantity and breadth is again a fundamental quantity, but the product of these two, that is area, is not a fundamental one, it's going to be a derived quantity here. तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि लेंथ और ब्रेड्थ ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है, नो डाउट। तो ये दोनों फंडामेंटल है, लेकिन एरिया जो इनके दोनों के ऊपर डिपेंड करता है वो फंडामेंटल नहीं बल्कि डिराइव्ड है। जस्ट बिकॉज द यूनिट ऑफ एरिया कैन बी ऑब्टेन टू बी यूनिट ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ ब्रेड्थ। दैट मीन्स द यूनिट ऑफ एरिया कैसे निकालते हैं? यूनिट ऑफ एरिया तो मीटर इंटू मीटर विच इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर तुमने सुना होगा ना, स्क्वायर मीटर भी लिखते हैं उसको। तो ये स्क्वायर मीटर कहां से आता है? एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम दिस लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, breadth is measured in meter, so the area has to be measured in meter into meter, means meter square, remember। in the same way volume के बारे में हम बात कर सकते हैं। volume is the product of volume of suppose क्यूब का वॉल्यूम अगर, या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है ना, तो बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकाला जाता है तुमको पता होगा। इट इज फाउंड आउट बाय यूजिंग द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, करेक्ट है? तो इसमें फॉर्मूला उसका बनता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो वी कैन से दैट द वॉल्यूम कैन बी रिटन टू इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, फिर वापस ब्रेड्थ का यूनिट है मीटर, और हाइट का यूनिट भी मीटर। इसीलिए वॉल्यूम का जो यूनिट है वो एक्चुअली मीटर क्यूब बनता है। तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। तो जिनका यूनिट निकालने के लिए हमको एक या दो क्वांटिटीज से ज्यादा क्वांटिटीज का हेल्प लेना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। लेकिन जिनका यूनिट सेल्फ डिफाइंड है, सेल्फ डिफाइंड मतलब जिनका यूनिट मेजर करने के लिए या डिफाइन करने के लिए कोई दूसरे क्वांटिटी का हमको मदद नहीं लेनी पड़ती है, सहारा नहीं लेना पड़ता है, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये दो अलग अलग टाइप के क्वांटिटीज है, याद रखो ठीक से, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। इन दोनों के बीच में क्या फर्क है समझो ठीक से। फंडामेंटल क्वांटिटी means it doesn't depend on any other quantity for its definition, just like mass, length, time, और इवन यहाँ पे हम देखते हैं करंट, और इवन आगे चल के एक्चुअली पूरे फिजिक्स के अंदर अगर देखा जाए तो देर आर ओनली 7 क्वांटिटीज विच कैन बी सपोज टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज। पूरा फिजिक्स का जो बिल्डिंग है, मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी बिल्डिंग के अंदर कुछ पिलर्स होते हैं, वो पिलर्स के ऊपर ही पूरा बिल्डिंग खड़ा रहता है। तो सेम वैसे यहाँ पे फिजिक्स के अंदर भी कुछ क्वांटिटीज ऐसे हैं जो जस्ट लाइक बेसिक क्वांटिटीज के जैसे काम करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के जैसे काम करते हैं, और उनके अलावा बाकी सारे जो क्वांटिटीज है वो सारे क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाते हैं। तो देखो ठीक से, अगर सपोज ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में अगर लिस्ट आउट करेंगे तो पता चलता है सबसे पहला है मास, ठीक है ना, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड इज लेंथ, लेंथ जो होता है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अभी देखो लेंथ का मतलब क्या हुआ, अभी लेंथ के अंदर डिस्टेंस उसमें आ गया, इवन रेडियस अगर है किसी चीज का तो वो भी उसमें आ गया, या अगर सपोज ब्रेड्थ है तो उसको भी हम लेंथ ही बोल सकते हैं कि नहीं, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ लेंथ ओनली। और हाइट जो है, हाइट को भी हम एक तरह से लेंथ ही बोल सकते हैं। तो इसलिए लेंथ के अंदर ये सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। तो लेंथ का मतलब सिर्फ लेंथ नहीं, बल्कि कोई भी डिस्टेंस या रेडियस हो या ब्रेड्थ हो या हाइट हो तो उसको हम लेंथ ही कंसिडर करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी। तीसरा आ जाता है टाइम, which doesn't depend on any other quantity but it is self defined, तो it depends on itself, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इसलिए चौथा जो क्वांटिटी है तो उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर,
देखो हाँ, से टेम्परेचर भी हम देखते हैं कि खुद ही मेजर कर सकते हैं, डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, वॉट एवर इट मे बी। अभी इस रूम का अगर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है, बल्कि टेम्परेचर कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड from the thermometer, and that's why we can say that this temperature is a fourth fundamental quantity। तो देखो कितने हो गए, first mass, second length, third time, then fourth is going to be the temperature, then again fifth one comes to be electric current। देखो ठीक से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो भी एक तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी है, बिकॉज इट इट कैन आल्सो बी डायरेक्टली मेजर्ड बाय यूजिंग अ एम्पियर एमीटर। तो एमीटर यूज करके हम डायरेक्ट उसको मेजर कर सकते हैं। भले अभी इसमें एक बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, करंट का एक फॉर्मूला भी है, नो डाउट, कि चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन चार्ज को डायरेक्टली मेजर करना उससे भी बड़ा डिफिकल्ट है, जबकि करंट को डायरेक्ट मेजर करना पॉसिबल है। इसीलिए हम करंट को फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर करते हैं और चार्ज को एक्सप्रेस करते हैं एज करंट इनटू टाइम, एंड चार्ज इज कंसिडर्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, रिमेंबर। तो ये इसमें समझने जैसी बात है, इसको याद रखो ठीक से। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे पता चलता है कि नेक्स्ट इज सिक्स्थ फंडामेंटल क्वांटिटी हियर इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो ठीक से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट का जो इंटेंसिटी होता है तो उसको भी हम फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब लाइट का जो ब्राइटनेस होता है, कोई लाइट हम देखते हैं, कोई बल्ब जो बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं या कोई बल्ब जो है वो थोड़ा सा डिम होते हैं, तो ये जो ब्राइटनेस है, तो ये ब्राइटनेस एक्चुअली मेजर किया जाता है, और उसका जो मेजरमेंट है या उसका जो ये जो क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी ये है। तो सिक्स्थ फंडामेंटल क्वांटिटी यही है। नेक्स्ट वन कम्स आउट टू बी सेवंथ वन, इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। रिमेंबर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज स्पेशली यूज्ड इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर वो ज्यादा यूज किया जाता है, ये मोल में मेजर किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल में मेजर किया जाता है, और मोल जो है इट इज द कलेक्शन ऑफ 6.023 into 10 raised to 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये इतने सारे पार्टिकल्स अगर इकट्ठा करेंगे तो इसका कलेक्शन जो है इसको बोलते हैं वन मोल, एंड मोल के अंदर ही ये सभी जो पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो मेजर किए जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना डजन होता है, डजन, तो एक डजन मतलब कितना होता है, 12, ठीक है ना, 12 ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज अ डजन। सेम वैसे यहाँ पे इतने सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम एक मोल बोलते हैं, मोल। तो इसलिए ये मोल एक तरह से क्या है, इट्स अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which is one of the fundamental quantities। So these are the 7 fundamental quantities which are there in physics। पूरे फिजिक्स के अंदर ये 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनके अलावा कोई नहीं है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर ही पूरा फिजिक्स का जो बिल्डिंग है वो बेस्ड है। देखो कैसे, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर तुमको डिफाइन करना है तो उसके लिए इनमें से कोई ना कोई क्वांटिटीज का तुमको हेल्प लेना पड़ेगा। तो कोई ना कोई क्वांटिटी, इनमें से कोई ना कोई क्वांटिटी को तुमको उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, ये हमको समझना अच्छी तरह से। जैसे देखो, अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखना है तो हम समझ सकते हैं आराम से। अभी तुमको पता होगा 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में तुमने बहुत सारे डेफिनेशंस देखे होंगे, जो फॉर्मूलेज वगैरह देखे होंगे। तो उसके अंदर हमको पता चलता है कि जैसे देखो वेलोसिटी, अभी अभी हमने बात की थी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसलिए फिर इसका जो ये है, इसमें डिस्टेंस जो है वो है फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम जो है वो एक तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो देखो ठीक से, डिस्टेंस मतलब लेंथ, ये सेकेंड क्वांटिटी हमारा मिल गया। याद है हमारा 7 क्वांटिटीज कौन से थे, एक तो मास, लेंथ, टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर उसके बाद बताया था करंट, उसके बाद फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास है, जिनके ऊपर बाकी सारे क्वांटिटीज बेस्ड होते हैं। अभी देखो जैसे फर्स्ट वन इज वेलोसिटी, फर्स्ट वन इज बेस्ड ऑन these two quantities, distance which is a part of length only, and the second is time। okay, अभी देखो दूसरा अगर हम देखेंगे एग्जांपल, सपोज एक्सेलरेशन, जो अभी अभी मैंने बताया था। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, करेक्ट है। तो ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वेलोसिटी इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम, करेक्ट है।
यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम दोनों आ जाते हैं, और ये खुद टाइम तो है ही ऑलरेडी, तो इसलिए एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड टाइम indirectly, and that's why it's going to be a derived quantity again. फिर से वापस हम फोर्स के बारे में अगर देखेंगे तो देखो फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं पता है हमको। फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट है। तो ये उसका डेफिनेशन है। तो इसमें लेकिन एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इटसेल्फ डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड टाइम, एंड वेलोसिटी इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एंड टाइम। तो इन शॉर्ट अभी देखो यहाँ पे मास एक नया चीज, नया क्वांटिटी आ गया जो फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर ऐड हो गया। देखो ठीक से यहाँ पे ये मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स, ऐसे ही बोलना पड़ेगा हमको। फिर आगे चल के देखते हैं, देखो ठीक से प्रेशर, यू नो हाउ द प्रेशर इज डिफाइंड। तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स अपॉन एरिया, रिमेंबर। तो अभी देखो फोर्स जो है वो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि मास, लेंथ और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और एरिया, एरिया खुद ही अभी भी मैंने बताया कि इट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट प्रेशर भी तो मास, लेंथ, टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि नहीं। इवन वर्क डन, वर्क डन का पता है फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन इज डिफाइंड एज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि फोर्स जो है वो हमको पता है ऑलरेडी कि मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट वो तो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस वापस आ गया यहाँ पे। तो इसलिए इन शॉर्ट क्या है कि वर्क डन आल्सो डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड टाइम इन शॉर्ट। तो इस तरह से आगे जाते हैं। इवन अगर पावर कंसिडर करते हैं तो पावर का भी हम देख सकते हैं आराम से कि पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन अपॉन टाइम, करेक्ट है। तो ये जो इस रेशियो वर्क डन और टाइम का, इसको ही पावर बोला जाता है। तो अभी इसमें हमको पता है ऑलरेडी कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ एंड टाइम हियर अगेन कम्स हियर एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ओनली। तो इसलिए इन शॉर्ट पावर आल्सो विल डिपेंड ऑन मास, लेंथ, टाइम, इन शॉर्ट इन दिस वे। तो इस तरह से देखा जाता है कि कितने भी सारे आगे बढ़ जाओ तो भी ये 7 क्वांटिटीज के अलावा और दूसरा कोई क्वांटिटी नहीं आने वाला जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोल सकते हैं। तो दिस लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी ends at this 7 quantities here। ये 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास है फिजिक्स के अंदर, पूरे फिजिक्स के अंदर। बाकी इनके अलावा कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। बाकी सारे क्वांटिटीज कौन से हैं, डिराइव्ड, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब जिनका यूनिट या जिनको डिफाइन करने के लिए दूसरे किसी ना किसी क्वांटिटी का या फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ता है। जो quantities which depend on the fundamental quantity are called as derived quantities, and the quantities which doesn't depend on the any other quantity for their definition are called as the fundamental quantities। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन क्लियर हो गया ठीक से, या कुछ पूछना है फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बीच में। चलो ठीक है, अभी हम देखेंगे व्हाट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि एक एक क्वांटिटी को बहुत सारे यूनिट्स भी होते हैं। जैसे देखो अगर एक मास की या लेंथ की अगर बात करते हैं तो लेंथ को कौन से यूनिट्स है बताओ। एक तो मीटर है, फिर सेंटीमीटर है, फिर किलोमीटर है, फिर मिलीमीटर भी तो है, और फिर बहुत सारे यूनिट्स है। और चलो सपोज मास का जो यूनिट है, मास के लिए भी अलग अलग यूनिट्स है, इवन टाइम के लिए भी अलग अलग यूनिट्स है। पता होगा हमको टाइम किस किस यूनिट्स में मेजर किया जाता है। एक तो सेकेंड, दूसरा मिनट, राइट, तीसरा फिर आवर में भी मेजर करते हैं टाइम, कभी डेज में मेजर करते हैं, राइट, और कभी तो मंथ्स एंड ईयर्स में भी मेजर करते हैं। तो ये सारे जो है वो टाइम के यूनिट है। तो इवन मास के भी हम ये अलग अलग यूनिट्स देखते हैं। मास कैन बी मेजर्ड either in kilogram or it can be measured in gram, sometimes it's measured in ton, sometimes it in quintal, or sometimes it's measured in milligram, or so on like that। तो बहुत सारे जो पाउंड में भी मेजर करते हैं। कभी जो अमेरिका में अगर जाएंगे तो मास जो है वो पाउंड में मेजर किया जाता है, राइट, और लेंथ जो है वो फुट और इंचेस में मेजर किया जाता है अमेरिका में। और टाइम तो चलो ठीक है, सेकेंड्स में मेजर करते हैं सब तरफ। तो ये इतने सारे एक एक क्वांटिटी को इतने सारे अगर यूनिट्स होंगे, इवन इसमें भी हम देखते हैं आगे चल के भी
टेम्परेचर को भी कौन से यूनिट से पता होगा तुमको, फ़ारेनहाइट भी है और फिर सेल्सियस भी है, केल्विन भी है, ये अलग-अलग यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर के। आगे चल के फिर करंट को भी हम मेजर करते हैं, एक तो एम्पियर में भी मेजर करते हैं, या कभी मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, तो कभी माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। तो ये इन सब के चलते क्या होता है ना कि अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स में ही अगर इतना वैरायटी है, तो फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स में भी तो और ही वैरायटी आ जाएगा। जैसे देखो, अगर वेलोसिटी का यूनिट हमको निकालना है, तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट है? तो ये हो गया वेलोसिटी का यूनिट, ठीक है, मतलब डेफिनेशन। तो अभी वेलोसिटी का यूनिट कैसे हम तैयार करेंगे? देखो, डिस्टेंस मतलब लेंथ और टाइम मतलब ये जो सेकेंड, तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो अभी यहाँ पे मीटर पर सेकेंड इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, लेकिन अभी देखो, अगर मीटर पर मिनट करेंगे तो वो भी तो एक वेलोसिटी का यूनिट बन जाएगा, नो डाउट। मीटर पर मिनट is also the unit of velocity. Again, we can have an option to divide this centimeter by second. Check. तो सेंटीमीटर को अगर सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो वो भी तो यूनिट वेलोसिटी का यूनिट बनेगा। इवन कभी कभी तो हम देखते हैं तुमको किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं वेलोसिटी, देखा कभी? किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो व्हीकल होता है या कोई भी ट्रेन का जो स्पीड होता है वो किलोमीटर पर आवर में मेजर किया जाता है। इवन आगे भी हम ये सारे यूनिट्स भी तो यूज कर सकते हैं आराम से, फुट पर मंथ और इंचेस पर ईयर एंड सो ऑन लाइक दैट। तो इतने सारे ऑप्शंस जो है वो ये अगर सपोज हम ये सब ऑप्शंस अगर यूज करते बैठेंगे तो क्या होगा कि हमारा कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम इन्वेंट करते हैं। सिस्टम सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब क्या, देखो अभी ठीक से, कि हर एक क्वांटिटी का एक ही यूनिट हमको चूज करना है एज अ फाइनल यूनिट। तो सिस्टम, अभी सिस्टम के अंदर तीन चार सिस्टम्स आते हैं। सबसे पहले आता है MKS सिस्टम, दूसरा आता है CGS सिस्टम, तीसरा होता है FPS सिस्टम, ठीक है ना? तो ये अलग अलग सिस्टम्स है। अभी MKS सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, देखो, मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम हम चूज करते हैं, लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर चूज करते हैं, और टाइम का जो यूनिट है वो सेकेंड चूज करते हैं, फिक्स कर देते हैं। दूसरा हमको यूज करना ही नहीं है, कितने भी सारे यूनिट्स प्रेजेंट हो, अवेलेबल हो, बट वी आर नॉट सपोज टू यूज द अदर यूनिट्स ऑफ दिस सिंगल फिजिकल क्वांटिटी। वी हैव टू यूज द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर फिक्स्ड इन दिस सिस्टम हियर। तो इस सिस्टम के अंदर MKS, देखो MKS का फुल फॉर्म क्या है? M का मतलब है मीटर, रिमेम्बर, K का मतलब है किलोग्राम, और ये जो है S का मतलब है सेकेंड। तो इस तरह से ये तीन तीन यूनिट से ये सिस्टम बनता है। एक्चुअली सिस्टम मस्ट बी मेड अप ऑफ 7 यूनिट्स, बट अभी चलो ठीक है, बाकी सबके लिए ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, तो इसलिए बाकी सबके इसमें ज्यादा कुछ नहीं करते हम। सिर्फ ये जो है मास और लेंथ और टाइम, इनके बारे में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इसलिए हम ये तीन जो क्वांटिटीज है, इन तीनों की एक एक यूनिट फिक्स करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और उससे सिस्टम बनता है। तो इस MK सिस्टम के अंदर हम क्या करना है हमको, mass is to be measured in, sorry, length is to be measured in meter, compulsory है meter, mass has to be measured in kilogram, and time has to be measured in seconds. This meter kilogram second system is short termed as MKS system, so remember. So this system is mostly used in India, you know, तो इसमें देखो CGS सिस्टम भी यूज किया जाता है इंडिया के अंदर। अभी CGS का लॉन्ग फॉर्म क्या है, से सीजीएस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, देखो, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर के अंदर लेंथ मेजर करना है, और मास जो है, मास इज टू बी मेजर्ड इन ग्राम, एंड टाइम हैज टू बी मेजर्ड इन सेकेंड अगेन। सो सीजीएस सिस्टम का लॉन्ग फॉर्म है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड सिस्टम, इन विच वी मेजर द लेंथ इन सेंटीमीटर, mass in meter, mass in gram, and time in seconds. And this system is called as the CGS system, which is also used in India most probably. But this FPS system is mostly used in Western countries like US or America. तो यहाँ पे क्या होता है कि मास जो है, सॉरी लेंथ जो है, वो लेंथ मेजर किया जाता है फुट के अंदर, ठीक है?
मास जो है वो मास मेजर किया जाता है पाउंड के अंदर, और टाइम के लिए सेकेंड, वो तो फिक्स्ड है, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे मास को हमने पाउंड चूज किया, लेंथ के लिए फुट चूज किया, और टाइम के लिए फिर से एक बार सेकेंड चूज किया। तो ये बनता है एफपीएस सिस्टम। तो इस एफपीएस सिस्टम के अंदर ये तीनों जो यूनिट्स है वो यूज किए जाते हैं। बाकी सब यूनिट्स जो है वो वैसे ही है, वो एक ही उसके लिए ऑप्शन है, लेकिन जिनके अंदर मास, टाइम और लेंथ, इनके बारे में ऑप्शंस होते हैं, तो इसलिए उससे ही सिस्टम्स बनते हैं। तो ये अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो, इस इन अलग अलग सिस्टम्स के अंदर क्या होता है ना, कि अब देखो जैसे अगर सपोज वेलोसिटी का हमको यूनिट निकालना है या एक्सेलरेशन का यूनिट निकालना है, तो कितना प्रॉब्लम होता है। देखो जैसे अगर तुमको पूछा कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है, तो क्या कहेंगे, एमके सिस्टम में ये वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, बिकॉज वेलोसिटी इटसेल्फ इज डिफाइंड एज लेंथ अपॉन टाइम, करेक्ट है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये हो गया उसका एमकेएस यूनिट। लेकिन सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, वो बनेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगेन अगर सपोज फोर्स का तुम जानते होंगे, एमकेएस यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होता है डाइन। और फिर यहाँ पे जूल is a SI unit of energy, whereas erg is going to be a CGS unit of energy. Even डेंसिटी के भी, डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट है। तो ये उसका डेफिनेशन है, तो उसको यूज करके हमको ये पता चलता है कि डेंसिटी का एमकेएस यूनिट क्या होगा, बताओ। मास का यूनिट क्या है एमकेएस में, किलोग्राम, और पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या है एमकेएस सिस्टम में, मीटर क्यूब। तो ये बन गया उसका एमकेएस यूनिट। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ द सीजीएस यूनिट, same density will have the unit like gram per centimeter cube। तो इस तरह से हमको ये अलग अलग झंझट पालने पड़ते हैं कि एक सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम के अंदर, मतलब एक ही क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट्स हुआ करते हैं अलग अलग सिस्टम्स के अंदर। और उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि अगर सपोज हमको अगर इंफॉर्मेशन अगर एक्सचेंज करना है, मान लो कि फॉर एग्जांपल इंडिया के जो साइंटिस्ट है उनको अगर फॉरेन के साइंटिस्ट के साथ अगर कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए जो भी वो डेटा उनको प्रोवाइड करेंगे तो वो पूरा सीजीएस सिस्टम के अंदर रहेगा। और उनको अगर उसको समझना है तो उसको उनको एफपीएस सिस्टम के अंदर पहले कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा, और वो कन्वर्ट करने के बाद उसको समझ पाएंगे क्या उसका मतलब है। इवन अगर उल्टा भी, अगर सपोज अगर इंग्लैंड या अमेरिका के कोई साइंटिस्ट है, उनका जो इन्वेंशन है वो अगर हमको समझना है, इंडिया के साइंटिस्ट को अगर यहाँ पे उसको समझना है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, तो ये सिस्टम्स का जो अलग अलग होने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, तो समझने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं पता है क्या, कि इन तीनों सिस्टम्स में से एक सिस्टम, अगर हर एक कंट्री अगर अलग अलग सिस्टम अगर निकालता रहेगा तो उसकी वजह से बहुत आगे चल के प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा सब कंट्रीज मिलके डिसाइड करते हैं कि एक ही सिस्टम हमको पूरा इंटरनेशनल यूज करना है। एंड इंटरनेशनली यूज किया हुआ जो सिस्टम है वो है एमकेएस सिस्टम। रिमेंबर, दिस एमकेएस सिस्टम एक्चुअली इज सिलेक्टेड एज अ international system, remember, and that's why this MKS system is also called as SI system, remember। तो ये होता है SI system। SI system मतलब कोई चौथा सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है उनमें से ही हमको एक सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम करके सिलेक्ट करना था। तो हमने क्या किया, एमकेएस सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम करके सिलेक्ट किया। तो एमकेएस सिस्टम के अंदर जो भी सब यूनिट्स हैं इनको ही इंटरनेशनल यूज किया जाता है, इसीलिए एमकेएस सिस्टम को ही इंटरनेशनल सिस्टम कहा जाता है, उसको एसआई सिस्टम बोलते हैं। याद रखने से, दिस इज अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, रिमेंबर, ठीक है। तो इसमें अगर कुछ और पूछना है तो पूछो। ओके, ठीक है, फिर कुछ कोई डाउट नहीं है। सिर्फ इतना है कि देखो थोड़ा सा क्या है ना कि 10th स्टैंडर्ड में हमने जो फॉर्मूलेज देखे हैं, ये जैसे हमने अभी फॉर्मूले यूज किए ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फोर्स, वर्क डन या एनर्जी, ये सारे फॉर्मूलेज थोड़ा सा हमको परफेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर
सभी फॉर्मूले तुमको लगेंगे, सभी फॉर्मूले तुमको लर्न होने चाहिए, लर्न। तो उसके लिए थोड़ा सा एक होमवर्क करना पड़ेगा। तो ऐसा करो, आपके पास पीडीएफ टेक्स्ट बुक्स है क्या? ओके, माइक अनम्यूट करो, अभी मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ। हाँ है। ओके, सनिका तुम्हारे पास है टेक्स्ट बुक का सर पीडीएफ फॉर्म से? हाँ। हाँ, आज सेंड किया हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, टेक्स्ट बुक जो है ना तुम्हारे गवर्नमेंट के जो टेक्स्ट बुक्स है वो है क्या तुम्हारे पास? या तो नहीं। पीडीएफ, या तो पीडीएफ या तो फिर हार्ड कॉपीज, दोनों में से कुछ भी नहीं है? हाँ, टेक्स्ट बुक है एक। 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है क्या? हाँ है। ओके, तो देखो उसके अंदर चौथे या पांचवें पेज पे सारे फॉर्मूले दिए हुए, देखो फॉर्मूले, ठीक है? जैसे वेलोसिटी, या आपको अगर दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट या नहीं नहीं है, ठीक है, मैं चाहिए तो आपको ऐप पे उसका लिंक भेज देता हूँ पीडीएफ का, तो उसमें से आप डाउनलोड करके ले सकते हैं। तो उसमें से आपको मिल जाएगा चौथे या पांचवें पेज पे या तीसरे या चौथे पेज पे आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। एक टेबल ही है ऐसा, उस टेबल के अंदर सारे फॉर्मूले दिए हुए, वेलोसिटी, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क डन, फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स, और जो भी सब प्रेशर, पावर, जो भी अभी सब हम फॉर्मूले में देखे ना, वो सारे फॉर्मूले उसके अंदर लिस्टेड आउट है। तो अभी इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली क्या है ना कि ये सारे कंसेप्ट हम आगे चल के पहले देखेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमको उनको जस्ट फॉर्मूला वाइज स्टडी करना है, यूनिट वाइज स्टडी करना है। तो उसके लिए वो फॉर्मूले तुमको लर्न होना जरूरी है। तो ऐसा करो कि कल तक थोड़ा फॉर्मूले लर्न करने के लिए थोड़ा सा ट्राई करो, ठीक है? तो कल मुझे सारे फॉर्मूलेज जो है वो लर्न चाहिए, चलेगा ना? तो जो टेबल के अंदर जितने भी सारे फॉर्मूलेज है वो सारे थोड़ा सा लर्न करके रखो, और हो सके तो उनका जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स जैसे अभी तुमको पता है फोर्स, फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन, और एनर्जी, एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल, और हीट इज मेजर्ड इन कैलोरी, और वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम। तो ये सारे जो क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं वो यूनिट्स थोड़ा सा लर्न करके रखो। इवन सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट्स, दोनों यूनिट्स थोड़ा सा लर्न करके रखो। तो कल कल के लेक्चर में हमको वो लगेंगे, ठीक है? तो हम अभी आज का लेक्चर यहाँ पे फिर स्टॉप करते हैं, तो उसके आगे का जो पार्ट है वो हम कल देखेंगे, ठीक है? और दूसरी बात कि ऐप में आपने नीचे देखा फिजिक्स करके एक सेपरेट सेक्शन ऐड हो गया एंड्रॉइड ऐप के अंदर, न्यूक्लियर के ऐप के अंदर। न्यूक्लियर के ऐप के अंदर लॉग इन करके देखो एक बार, तो उसके अंदर फिजिक्स करके एक सेपरेट सेक्शन एक ऐड हो गया है। तो उसके अंदर जो भी डिटेल्स रहेंगे, जैसे कि वीडियोस वगैरह है, या कुछ एनिमेटेड प्रोग्राम्स या नोट्स, और क्वेश्चन क्वेश्चन जो पेपर्स हैं, मतलब टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट जो होते हैं वो उसके अंदर रहेंगे। तो टाइम टू टाइम वो चेक करते जाओ, नीचे जो सेक्शन फिजिक्स का ऐड हुआ है, या अभी केमिस्ट्री का भी हो जाएगा आज का लेक्चर होने के बाद, तो टाइम टू टाइम लॉग इन करके चेक करते जाओ, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, आई विल एंड दिस लेक्चर हियर। अच्छा, आज के लेक्चर में लॉग इन करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ ना आपको? नहीं। अपने मोबाइल में से, ऐप में से, मतलब जो न्यूक्लियर का जो ऐप है, एंड्रॉइड ऐप, उसमें से लॉग इन किया, या जूम का जो ऐप होता है उसमें से आपने ज्वाइन किया? न्यूक्लियर ऐप में से। उसमें जो सेक्शन दिख रहा था उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री लिखा हुआ था, उसके ऊपर लाइव लेक्चर्स के अंदर क्लिक किया, बराबर है ना? हाँ। और पासवर्ड डाल के आगे, तुमने भी ना सानिका? ओके, ठीक है, चलेगा। फिर अभी केमिस्ट्री का भी लेक्चर सेम वैसा ही है, उसके ही नीचे केमिस्ट्री का लेक्चर है, तो वहां पे क्लिक करके एक 5 मिनट के बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? 5 मिनट रेस्ट कीजिएगा, वो मोबाइल गर्म वगैरह हो जाता है तो थोड़ा सा उसको कूलिंग के लिए 5 मिनट देते जाओ, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन देंगे मैम इस केमिस्ट्री का, ओके? तो थैंक यू एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ओके?